भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके राजीव गांधी जी का भारत रत्न वापस लेने की साजिश रची। आप सोचती हैं कि वो आज हमसे अगर मांगेंगे कि हम साथ दें, कैसा साथ मिलेगा उनको? केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार ने युवाओं को केवल और केवल अपने प्रचार का तंत्र समझा। कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी, जिन्होंने कल इस्तीफा दिया, वह भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। आज की कांग्रेस महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं, आज की कांग्रेस राम जी की विरोधी कांग्रेस है, हिंदू की विरोधी कांग्रेस है। आदरणीय शेखर सुमन जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। आलू आगे से सोना, बेहूदी बातें मैं नहीं कर पढ़ के आए। एमए इन पॉलिटिकल साइंस कहाँ है प्रधानमंत्री? एमए इन पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, लोगों को बरगला रहे। 10वीं पास जो 10वीं नहीं था उसको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। मन की बात से ना घर चलता है। बहुत धन्यवाद देती हूँ नरेंद्र मोदी जी का। सिलसिला जो शुरू हुआ वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज 2024 का आधा चुनाव खत्म हो गया, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ताओं के पाला बदलकर बीजेपी के खेमे में जाने का खेल बदस्तूर जारी है। लिस्ट लंबी होती जा रही है। संजय निरुपम, गौरव वल्लभ जैसे नामों के बाद आज कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया। हाथ का साथ छोड़ने के पीछे ज्यादातर प्रवक्ता राम का नाम ले रहे हैं। राधिका खेड़ा के साथ बॉलीवुड अभिनेता शेखर सुमन का दिल भी कमल हो चुका है। सवाल यह है कि पाला बदलने का यह खेल खत्म हो गया या फिर अभी भी कई विकेट गिरने बाकी है। मोदी वॉशिंग पाउडर, मोदी भ्रष्टाचार से सफाई, मोदी से आए। बीजेपी वॉशिंग मशीन में घुलते ही भ्रष्टाचार मिट जाए। मोदी वॉशिंग पाउडर, मोदी। देख रहे हैं आप कांग्रेस की प्रवक्ता रहते हुए राधिका खेड़ा का मोदी सरकार पर हमला करने का ये तीखा अंदाज। क्यों मोदी जी डरते हैं कि बेटी संसद में आए? क्यों मोदी जी डरते हैं कि बेटी विधानसभा में आए? क्यों? क्योंकि हम सवाल पूछेंगे कि आप कैसे आदमियों को टिकट देते हैं जो यौन शोषण करते हैं और उसके बाद भी मंत्री पद पे बने रहते हैं। कब तक हम बेटियों को न्याय के लिए गुहार करनी पड़ेगी और बदले में हम पे लाठियां चलाई जाएगी? और क्यों हमें अत्याचार करना पड़ेगा? देश के प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़ा न सिर्फ आक्रामक हमले करती थी, बल्कि सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए धारा प्रवाह तरीके से हिसाब भी मांग रही थी। मन की बात से ना पेट भरता है, मन की बात से ना घर चलता है, मन की बात से ना हमारे घर में कोई बीमार होता है तो उसका इलाज होता है। मन की बात से ना घर चलता है। बहुत धन्यवाद देती हूँ नरेंद्र मोदी जी का। राधिका खेड़ा टीवी डिबेट में मन की बात पर प्रश्न चिन्ह तो लगाती रही, लेकिन अपने मन की बात को मन में ही दबाए रही। और अब जब उनके मन की बात बाहर आई है तो उन्होंने बीजेपी के नाम की बांसुरी बजाई है। सबको मेरा जय श्री राम। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ नरेंद्र मोदी जी का, श्री अमित शाह जी का और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं राम लल्ला के इतने विशाल परिवार का आज हिस्सा बन सकूं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकूं। इसी को राजनीति कहते हैं, जहां ना कोई किसी का दुश्मन होता है और ना ही दोस्त। करीब 22 साल तक कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रहने वाली राधिका खेड़ा राजधानी दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर पहुंची और औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गई। मन की बात से ना घर चलता है। बहुत धन्यवाद देती हूँ नरेंद्र मोदी जी का। छत्तीसगढ़ से लेकर हरियाणा और दिल्ली तक कांग्रेस की नीतियों को देश के सामने रखने वाली राधिका खेड़ा की आवाज अब हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी की नाव में सवार हो चुकी है। मेरी जननी जो खुद इतनी बड़ी राम भक्त है, जिनको लेके मैं राम लल्ला के दर्शन करने गई, मेरा पूरा परिवार राम भक्त है और जब राम मंदिर बना और मूर्ति की स्थापना हुई, जिस तरीके से हमने अपने घर में उसको मनाया, उसको लेकर जितना कष्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हुआ और उसके चलते जिस तरीके से एक षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा गया, ये सिर्फ मोदी जी की गारंटी की सरकार थी कि बेटी वहां सुरक्षित थी और वहां से सुरक्षा से यहां पर पहुंच सकी। कांग्रेस की राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक रही राधिका खेड़ा ने इस्तीफा देने के पीछे राम का नाम लेने के बाद पार्टी में उनके साथ हुए दुर्व्यवहार को वजह बताया है।
जब मैं रामलला के दर्शन अपने परिवार के साथ करके आई, उसके बाद भी मुझे कहा गया कि तुम चुनाव के समय में क्यों रामलला के दर्शन करके आई और इसका तुम्हें लंबा नुकसान होगा। और जब मैंने न्याय की गुहार की तो मुझे कहा गया चुप हो जाओ, बोलो मत। चिल्लाए गए मेरे ऊपर, जयराम रमेश मुझ पे चिल्लाए, 3 दिन उनको लगे मुझसे बात करने में। अयोध्या जाने वालों में से सबसे पहले लोगों में से मैं थी। दीपेंद्र हुडा, मैं, अजय राय, अविनाश पांडे, आराधना मिश्र मोना, अखिलेश प्रताप सिंह, हम सब एक साथ अयोध्या गए थे दर्शन करने। हमें तो किसी ने नहीं रोका टोका। तो ये कौन सी घिसी पिटी स्क्रिप्ट है? ये स्क्रिप्ट भी अब बोरिंग हो गई है। जो उधर से लिख के आती है स्क्रिप्ट राइटिंग तो थोड़ी रोचक बनाइए। वही स्क्रिप्ट जो पहले वाले पढ़ गए उस स्क्रिप्ट को पढ़ना मुझे तो लगता है थोड़ा बोरिंग हो गया। नहीं, मन की बात से ना घर चलता है। बहुत धन्यवाद देती हूँ नरेंद्र मोदी जी का। राधिका खेड़ा के मुताबिक अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के बाद पार्टी का व्यवहार उनके प्रति बदल गया। महिलाओं के अपमान का गंभीर आरोप लगाते हुए राधिका खेड़ा ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद जो एक के बाद एक सिलसिलेवार आरोप लगाए, वे भावुक हुई और साथ में पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया था। और हद तब पार हो गई जब 30 तारीख को छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मुख्यालय में रायपुर में मैं सुशील आनंद शुक्ला जी से बात करने गई तो उन्होंने मुझसे बदतमीजी करनी शुरू करी, मुझे गंदी गंदी गालियां देनी शुरू करी। करीबन 1 मिनट तक कमरा अंदर से बंद रहा। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, बाहर भी लोग थे लेकिन किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं करी। ऐसा कोई विवाद है नहीं। यदि उसको भारतीय जनता पार्टी में जाना है तो जाए, हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत सारे लोग हैं, ये भी सही जाए। लेकिन जिस प्रकार से अनर्गल आरोप लगाना, किसी की चरित्र हनन करना, जैसे सुशील आनंद शुक्ला पे जो आरोप लगाया है, ये मैं नहीं समझता कि उचित है। वैसे राधिका खेड़ा जब 24 घंटे पहले मीडिया के सामने आई थी तो किसी भी पार्टी में शामिल होने से इनकार कर रही थी। मैं कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं कर रही। अभी न्याय की लड़ाई है, मैं न्याय की लड़ाई लड़ रही हूँ। लेकिन 24 घंटे बीतते बीतते बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचकर राधिका ने मुस्कुराते हुए भारतीय जनता पार्टी का साफा पहन लिया। राधिका खेड़ा के साथ शेखर सुमन भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राजनीतिक बैकग्राउंड के लिए भले ही ना हो, लेकिन शेखर सुमन को उनके अभिनय के लिए देश जानता है। 2009 लोकसभा चुनाव में शेखर सुमन कांग्रेस की टिकट पर पटना साहिब से चुनाव लड़े थे। शेखर सुमन को कांग्रेस ने बीजेपी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ उतारा था। हालांकि इस चुनाव में शेखर सुमन हार गए थे, लेकिन अब समाज और देश के नाम पर शेखर सुमन बीजेपी में शामिल होने की बात कर रहे हैं। वही सोई जो राम रचि राखा, मोदी जी के सानिध्य में जो हमारा देश पिछले 10 सालों से गतिशील है, विकासशील है, उसमें शामिल होना, उस प्रवाह में, उस ऊर्जा में हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि मुझे ये मौका मिला है। कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाले ये सिर्फ आज के 2 नाम हैं, जबकि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्रियों से मंत्री तक इस लिस्ट में जगह पा चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस की सियासी नाव में छेद कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस नेताओं की ऐसी कोई कैटेगरी नहीं बची है जो कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी के जहाज को ना पकड़ रहा हो। अगली मिसाल का नाम है अरविंदर सिंह लवली। हम तुम्हारे साथ हैं। अरविंदर सिंह लवली जिंदाबाद। अरविंदर सिंह लवली जिंदाबाद। अभी पिछले हफ्ते की ही तो बात है जब दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने पार्टी हाईकमान पर सवाल उठाए थे। मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा भेज दिया। तो असूलों की और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल से महसूस करता है, उस पीड़ा को मेंशन करते हुए मैंने जो है अपना इस्तीफा भेजा है। 27 अप्रैल को लवली ने चिट्ठी लिखी। 28 अप्रैल को उनकी वो चिट्ठी लीक हो गई। अरविंदर सिंह लवली ने 4 पेज की लिखी चिट्ठी का हवाला देते हुए दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। आरोप ये था कि वो सिर्फ नाम के अध्यक्ष हैं, जबकि फैसले हाईकमान ले रहा है।
प्रश्न केवल इतना है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की इतनी गरिमा जरूर होनी चाहिए कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले उसको इंटीमेट कर दिया जाए कि भी फलाने लोगों को हम टिकट दे रहे हैं। मैंने ये मेंशन किया है। बीच चुनाव में अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा देकर कांग्रेस के सामने गुगली फेंक दी और इस्तीफे का एक हफ्ता बीतने से पहले ही पूरे तामझाम के साथ बीजेपी का हिस्सा भी बन गए। निश्चित तौर पे आइडियोलॉजिकली मैं वहाँ मिसफिट था, वो जरूर जो है कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि वहाँ, इसीलिए जाने के बाद भी जो है मैं बिल्कुल शांत था। तो आइडियोलॉजिकली मेरे लिए मिसफिट पार्टी थी। जब हम खुद सब लोग खोए खोए घूम रहे थे, उस मौके पे हमको अवसर दिया है कि हम इस राष्ट्र के निर्माण में और दिल्ली के लोगों की लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जैसी सशक्त पार्टी में हम लोग जो है सब मिलकर कार्य कर सकें और इस लड़ाई को जो है वो आगे ले जाएं। दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होनी है और इस बार दिल्ली में मुकाबला बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। 40वें नंबर पर अरविंदर सिंह लवली का नाम है। लवली का दिल्ली के सिख बहुल इलाके में प्रभाव माना जाता है और तय है कि बीजेपी 24 का चुनावी मैच जीतने के लिए फील्डिंग सजा रही है। एक एक करके हर उस मोहरे को अपने पाले में ला रही है जो बीजेपी की जीत की स्क्रिप्ट लिखने में भूमिका अदा कर सकता है और यही वजह है कि पाला बदलने का खेल रुक नहीं रहा। मन की बात से ना घर चलता है। बहुत धन्यवाद देती हूँ नरेंद्र मोदी जी का। माननीय गौरव वल्लभ जी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएं। ठीक 1 महीने पहले जब गौरव वल्लभ ने बीजेपी का दामन थामा था तो देश चौंक गया था। कई बार संजय मयूं और अनिल बलूनी सब टीम बैठती है तो गौरव वल्लभ अगर डिस्कशन में जा रहे हैं तो फिर उस प्रकार कोई सीनियर जाना चाहिए, ऐसी चर्चा उनके कमरे में मैंने सुनी है। और ऐसे गौरव जी का आज पार्टी ज्वाइनिंग हो रहा है, मैं उनका स्वागत करता हूं। बरगलाने की और हास्य कविताएं करके मैं मानता हूं। बात बिल्कुल सही है क्योंकि गौरव वल्लभ को कांग्रेस के बेहद तेज तर्रार प्रवक्ता के तौर पर जाना जाता था क्योंकि उनके पास तथ्यों के साथ तर्क भी मौजूद होते थे। गौरव वल्लभ ने ही बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा से पूछा था कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं और उनका ये सवाल पूरे देश में उनकी पहचान बन गया था। ये जो पूरा 5 वर्ष है इसमें हम $2 ट्रिलियन जोड़ेंगे। विश्व के बुलंदी पर हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के। मुझे ये लगता है मेरे भाई को ये 5 का अंक बड़ा भाता है। संबित भैया 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं बताना? बताओ ना। बताता हूं। नहीं बताओ ना आज दर्शकों। बताता हूं। बैठो बता दो। आप 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हो, बताओ 5 ट्रिलियन में कितने? बताता हूं। आप सुनो। आज बताओ एबीपी न्यूज के दर्शकों को संबित पात्रा जी का ज्ञान 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते? जवाब पहले ये राहुल गांधी से पूछ के आओ मेरे भाई। देखिए कितने जीरो होते? ये देख लिया, इनका ज्ञान देख लिया आपने। 5 ट्रिलियन जीरो नहीं पता है 5 ट्रिलियन में कितने होते हैं? बता दे तो मेरा चैलेंज है इनको आज। 5 ट्रिलियन में कितने? चलिए आप ही बता दीजिए। आप ही बता दीजिए। 12 10 टू द पावर 12 होते हैं। 10 टू द पावर 12। लेकिन पेशे से प्रोफेसर रहे गौरव वल्लभ बीच चुनाव में सच्चे सनातनी होने का दावा करते हुए बीजेपी की ट्रेन में सवार हो चुके हैं। धर्म एवं हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षित तस्य धर्मो न हंतव्यो मा नो धर्मो हतो वदित। अर्थात धर्म के मामले में आप चुप्पी साध लो। जो गालियां दे रहे हैं सनातन को आप चुप्पी साध लेते हो। वेल्थ क्रिएटर्स को जो गाली दे रहा है आप चुप्पी साध लेते हो और उल्टा गालियां दे। इसलिए कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है, ना दोस्ती ना दुश्मनी। आज तीसरे फेज का चुनाव खत्म हुआ है और कांग्रेस में विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। अभी 4 फेज का चुनाव बाकी है। देखिए आगे आगे होता है क्या। आज मेरे साथ भारत की बात में इतना है। दीजिए इजाजत। नमस्कार।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।